हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, रीशेड्यूल कर दी गई है। एग्ज़ाम जो है 2 और 6 मई को होने वाला है। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये जो बुक है यूथ कॉम्पिटिशन की 51 राउंड वाली, इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों इस बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने उसको स्किप कर दिया है और उसको स्किप करके हमने जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के हिसाब से लेके आए हैं। तो हम जितने भी क्वेश्चन है आप नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, नंबरिंग यहाँ पे आपको आगे पीछे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट। माइक्रो प्रोसेसर की गति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की गति को जो है ये घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। किसकी रूप में? घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर की गति। तो बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति हम कहते हैं या फिर क्लॉक स्पीड हम कहते हैं। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सींग वाला गेंडा खालिस्तान की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है। तो दोस्तों एक सींग वाला गेंडा जो है ये असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे का मुख्य निवास स्थान है। जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे का मुख्य निवास स्थान है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन खालिस्तान कहलाता था, या प्राचीन गणितीय साधन गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों अबेकस। अबेकस कहा जाता था प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो अबेकस जो है एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाव, गुना, भाग जैसे आसान सवालों के अतिरिक्त कठिन गणित सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यंत्र का आविष्कार दोस्तों 480 से 425 ईसा पूर्व पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। इसकी हर क्षण में 0 से 9 तक की संख्याएं होती है। अबेकस यंत्र का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था? पास्कल के द्वारा ये किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माउस जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन, हेडफोन और प्रिंटर की बात करें तो ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, कंप्यूटर उपकरण में प्रयुक्त होने वाले मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड तथा वीडियो कार्ड क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम तथा ट्रैक बॉल जो है ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। देखते हैं अगला या एक्स्ट्रा फैक्ट इसका देख लेते हैं दोस्तों। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम कहते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है? मतलब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ शामिल है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। घास, लकड़ी, संतरे के छिलके जो है ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, क्या हो जाता है? जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे घास हो गया, संतरे के छिलके हो गए, फूल इत्यादि। जबकि रबड़, प्लास्टिक, बैटरी आदि क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है, अर्थात इनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार जो है 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी पर भार जो दिया गया है कितना दिया गया है हमको? 60 न्यूटन हमको दिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं
चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। तो 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार निकालेंगे दोस्तों, चंद्रमा का भार जब निकालेंगे तो चंद्रमा का भार बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार। दोस्तों हमको क्या दिया गया है? चंद्रमा पर भार जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6, पृथ्वी पर भार कितना दिया गया है दोस्तों? हमको 60 न्यूटन हमको दिया गया है। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों 6 से 10 बार में, तो 10 न्यूटन हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 10 न्यूटन। तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? 10 न्यूटन होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं दोस्तों? ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन, CO2 मीथेन का उत्सर्जन जो होता है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग जिसमें CO2 का उत्सर्जन होता है, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अधिक वृद्धि कर देती है। इन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें आती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प आदि शामिल होते हैं किसमें? ग्रीन हाउस प्रभाव में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिंकारा। चिंकारा जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। जो पचमढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। इस संरक्षण क्षेत्र को 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सरकार द्वारा 1999 में इस संरक्षण क्षेत्र को बनाया गया था। और पचमढ़ी को साल 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2009 में यूनेस्को के द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। किसको? पचमढ़ी को। इस बायोस्फीयर रिजर्व में बड़े स्तनपायी प्रजातियों में बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर, हिरन और रिसस बंदर शामिल है। स्थानीय पशु वर्ग में चिंकारा, नीलगाय आदि शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। क्या बनेंगे? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ने लगेंगे यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, ओजोन कवच न हो तो परिणाम मनुष्य के लिए घातक होंगे। पराबैंगनी बी विकिरण जीवित पदार्थों के क्षय में सक्षम है और मानव चमड़ी पर इसके अधिक से कैंसर हो सकता है। अगर इसकी अधिक मात्रा मानव चमड़ी की चमड़ी में पड़ती है दोस्तों तो कौन सा? त्वचीय कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। अतः यदि मनुष्य धूप का आनंद लेते रहना चाहता है तो ओजोन परत को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा HP के समानांतर और VP से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य XY के समानांतर होगा? दोस्तों यदि कोई रेखा HP के समानांतर और VP से झुकी हुई है तो उसका सम्मुख दृश्य जो है ये XY के समानांतर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र का छायांकित भाग प्रकट करता है। तो दोस्तों ये जो चित्र है इसका छायांकित भाग जो है ये क्या हमको प्रकट करता है? ये वाला भाग जो बोल रहा है दोस्तों, ये छायांकित भाग जो है ये क्या प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको बोलेंगे हम घुमा हुआ सेक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? घुमा हुआ सेक्शन बोलेंगे, जो ये वाला भाग दिख रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित प्रतीकात्मक निरूपण किसका है? तो दोस्तों ये वाला जो चित्र है ये किसका निरूपण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंटीना लूप। ये जो प्रतीकात्मक निरूपण है किसका है? एंटीना लूप का है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो चित्र में प्रदर्शित आरेख जो है एंटीना लूप का प्रतीक है। एंटीना लूप का प्रतीक कौन सा है दोस्तों? ये वाला है। एंटीना डाइपोल की बात करें तो ये टी टाइप से जो दिख रहा है आपको ये क्या है? एंटीना डाइपोल। सामान्य एंटीना कैसा होता है? ये वाला जो है सामान्य एंटीना है। कौन सा एंटीना है? ये सामान्य एंटीना है। बात करें ट्रांसमिटिंग एंटीना की तो ट्रांसमिटिंग एंटीना का प्रतीकात्मक रूप जो है ये वाला है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो दोस्तों दूध के घनत्व को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का उपयोग हम करते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो दोस्तों हाइड्रोमीटर का उपयोग हम करते हैं द्रवों का आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता या घनत्व को मापने के लिए, बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए और थर्मोमीटर का तापमान मापने के लिए उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 17 फरवरी 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 17 फरवरी 1951 को स्थापना हुई थी किसकी? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की। इस संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, CDMA का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों CDMA का पूर्ण रूप जो है यह है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है CDMA का पूर्ण रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगस्त 2018 में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA में संशोधन करने वाले द्वितीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों अगस्त 2000 में भारत और सिंगापुर देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA में संशोधन करने वाले द्वितीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? भारत और सिंगापुर ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं हम सोनार का। किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों तो समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए हम सोनार तकनीक का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाया जाता है तो यह कुंडली एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। क्या करती है ये कुंडली? एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? पहला, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, दूसरा चुंबक की गति में वृद्धि करना और तीसरा है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। तो दोस्तों जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। तो इसके परिमाण को बढ़ाने के लिए हमको कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ानी होगी और चुंबक की गति में वृद्धि करना होगा। तो 1 और 2 दोनों जो है इसका उपयोग हम करेंगे। जो कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1990 द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज़ क्या रखा गया था? तो दोस्तों D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज़ जो था ये कितना था? 700 × 500 × 15 mm। क्या था? 700 × 500 × 15 mm। ये पहला वाला जो है दोस्तों ये किसका है? साइज़ D0 का। दूसरे की बात करें किसका है? ये D1 का है। ये वाला C किसका है? D2 का है। और ये वाला चौथा वाला किसका है? D4 का है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? दोस्तों हमको धारा पूछा है, हम धारा जानते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? I बराबर V/R। क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/R। V का मान कितना दिया दोस्तों? 220 दिया गया है और R का मान कितना दिया गया है? 750 दिया गया है। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब 75 को हम काटेंगे दोस्तों कितने बार में जाएगा? ये काट देंगे दोस्तों 75 को कितने बार में जाएगा? तो 75 0 लगाए दशमलव, यहाँ उतारे शून्य, 75 दूनी 150, 150 और 75 कितना हो जाएगा? 225। 200 तो 2 बार में जाएगा दोस्तों, 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.29 होगा इसका आंसर। कितना? इसको काट लीजिएगा दोस्तों तो 0.29 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप नहीं बनाया जाता है? तो दोस्तों बी वाला जो है द्वितीय कोणीय प्रक्षेप नहीं बनाया जाता है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप बनाया जाता है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप बनाया जाता है। द्वितीय और चतुर्थ कोणीय प्रक्षेप जो है ये नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो द्वितीय कोण व चतुर्थ कोण प्रक्षेप में वस्तु का प्रक्षेप HP व VP दोनों का एक साथ XY रेखा के ऊपर या नीचे होने के कारण इससे नहीं बनाया जाता है। दोनों वस्तु का जो क्या बोलते हैं प्रक्षेप है ये XY रेखा के या तो ऊपर होगा या तो नीचे होता है, इस वजह से इन दोनों को नहीं बनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त को किस स्थिति में रखें कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग हो? तो दोस्तों किसी वृत्त को किस स्थिति में रखें कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग हो? तो दोस्तों ये रखेंगे इनमें से कोई नहीं। वृत्त को तल के किसी भी स्थिति में रखने पर दोस्तों कभी भी वर्ग प्राप्त नहीं होता है। क्यों?
व्रत को तल के किसी भी स्थिति में रखने पर कभी भी वर्ग प्राप्त नहीं होगा। व्रत का वीपी के समानांतर और एचपी से झुकाव रखने पर इसके अनुविक्षेप में एक दीर्घ व्रत प्राप्त होगा, जबकि इसके समुद्रश्य में XY रेखा से झुकी हुई एक रेखा प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक कोण का मान खालिस्तान होता है। दोस्तों अधिक कोण का मान जो होता है ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, यही होता है अधिक कोण का मान। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो 180 डिग्री कोण है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं। 90 से अधिक और 180 से कम है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। और 180 से अधिक लेकिन 360 से कम कोण को हम बोलते हैं वृहत कोण। क्या बोलते हैं? वृहत कोण बोलते हैं। देख ले अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट की लंबी ओर से छोटी ओर अथवा चौड़ाई से लंबाई का अनुपात क्या होगा? दोस्तों चौड़ाई से लंबाई का अनुपात पूछा तो 1:2 होना चाहिए। अगर लंबाई से चौड़ाई का अनुसार पूछता दोस्तों क्या होता है? √2:1 होता है। क्या होता है? √2:1 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसने बोला है चौड़ाई से लंबाई, तो हम ए इसका राइट आंसर मानेंगे, ना कि डी। डी तो दोस्तों लंबाई से चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई रेशियो चौड़ाई होता है √2:1। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर खालिस्तान फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। दोस्तों यहाँ पे हमको C कितना दिया गया है? ये दिया गया है -200। कितना दिया है? -200/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा? 40 बार। -40 हो जाएगा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू F, इसको 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, या इसी रख देते F-32 डिवाइडेड बाई 9। जब 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? -360 इज इक्वल टू F-32। अभी 32 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 300 -360 प्लस 32 करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा कितना दोस्तों? 5, 5 से 3 गए 2, और यहाँ बचा कितना? 3, तो हो जाएगा जिसको तो -328 हो जाएगा इसका डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? -328 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई जो होती है क्या होती है? समान होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन भी किस में किया जाता है? जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? समान होती है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ml²T-2 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सापेक्ष घनत्व खालिस्तान के बराबर होता है। दोस्तों पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व, यही क्या कहलाता है? सापेक्ष घनत्व कहलाता है। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। दोस्तों शीर्षक ब्लॉक में कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, ड्राइंग का पैमाना, उपरोक्त सभी जो है ये शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। तो ये थे सारे क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।